सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। देश में कोरोना के बाद अब किसानों के बीच जो है वो खलबली दिखाई दे रही है और 3 जो नए कानून आए हैं किसानों से संबंधित, उसको लेकर कई राज्यों में काफी विवाद हो रहा है। लेकिन किसानों की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सालों साल से चली आ रही हैं और उनका समाधान निकल नहीं पा रहा है। अभी अभी सरकार ने एक नया कानून बनाया, केंद्र सरकार ने, जिसमें यह कहा गया है कि पूरे देश के लिए एक बाजार होगा। किसान को मंडी जाने की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी अपने सामान को बेच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान है वो इस बात को लेकर परेशान है कि उनको एक ही मिल में जहां तय होता है वहां गन्ना देना पड़ता है और उनको न तो उचित कीमत मिल पाता है और ना ही जो गन्ने की जो भुगतान है, कीमत का जो भुगतान है, वो समय पर हो रहा है। बहुत मुश्किल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अभी भी किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सैकड़ों करोड़ों रुपए जो है उनके बकाया पड़े रहते हैं चीनी मिलों पर। मिल जो है जब कभी मर्जी होती है तब उसका भुगतान करते हैं। अब ये ऐसी समस्या है जिसका समाधान कानून के जरिए ही निकाला जा सकता है। तो इसलिए हमने इन मामलों के एक विशेषज्ञ शैलेंद्र यादव जी को आज आमंत्रित किया है और हम उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि जो किसानों की आम समस्याएं हैं उनको हल कैसे किया जा सकता है और खास तौर पे गन्ना किसानों की जो समस्या है, जो उत्तर प्रदेश में समस्या है, बकाये की समस्या है, उसको कैसे हल किया जा सकता है। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। मैं पहला सवाल, बहुत सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वहां शामली में और कई जगहों पे किसान जो है भुगतान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और ये हर साल होता है। आखिरकार गन्ना मिलें जो है वो किसानों को समय पर भुगतान क्यों नहीं करती हैं? पहला बहुत छोटा सा सवाल, संक्षेप में जवाब पहले यही आप दे दें कि क्या कारण है कि मिल जो है समय पर भुगतान नहीं करते हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि गन्ना किसानों को अपनी कमाई का, जब वो मेहनत करते हैं करीब 8 महीने पूरी खेती में लगता है और 10 महीने तक का पेमेंट पेंडिंग हो जाता है, वो दुख की बात है। इसके कारण ये बताते हैं कि हमें लॉस हो रहा है। लॉस क्लेम करने के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इनकम, जो लॉस दिखाते हैं, ये एक्रूअल बेसिस पे लॉस खर्चे दिखाते हैं। मतलब ये होगा कि 31 मार्च तक जिन्होंने जो भी गन्ना मिल में गन्ना लिया है उसकी कॉस्ट अकाउंट में दिखा देंगे कि हमने पेमेंट कर दिया। अगर वो पेमेंट नहीं किया हो तो लॉस नहीं होगा। लॉस जो है इसके मतलब आर्टिफिशियल है और वो बहाना बन जाता है इनका ना देने का। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, अकाउंटिंग सिस्टम में एक्रूअल सिस्टम ये कर सकते हैं, लेकिन 2 स्थिति ऐसी हैं जो पहले बिजनेसमैन, सरकार ने देखा कि बिजनेसमैन पीपीएफ में, ईएसआई में पैसे जमा भी नहीं करते हैं, क्लेम कर लेते हैं एक्रूअल बेसिस पे। तो उन्होंने इसको एक्सेप्शन में डाल दिया कि ये ऐसे बिना खर्चे के नहीं मिलेगा, वास्तव में खर्चा कर दोगे तो मिलेगा। तो 43B सेक्शन लाए, उसमें ईएसआई और पीपीएफ जो है मजदूरों का, जब तक वो जमा नहीं करेंगे, जब उनको अलाउ नहीं होगा। इसी तरह से यदि ये इस सेक्शन में 43B में किसानों का ये पेमेंट है डाल दिया जाए, जिसमें ये प्रावधान हो जाए कि इसको पेमेंट के बेसिस पे ही मिलेगा, जब एक्चुअल पेमेंट हो जाएगा, तो ये लॉस क्लेम नहीं कर पाएंगे। लॉस क्लेम नहीं कर पाएंगे तो ये कह नहीं पाएंगे कि लॉस हो रहा है इसलिए नहीं दे रहे हैं। एक तो ये तरकीब है। नहीं, मैं इसका मतलब जो समझ पा रहा हूं वो ये कि एक तरह से गन्ना मिल के जो ओनर्स हैं, मालिक हैं, वो किसान को भी बेवकूफ बना रहे हैं और सरकार को भी बेवकूफ बना रहे हैं। वो किसान का भुगतान नहीं करते लेकिन अपने खाता में दिखा देते हैं कि हमने भुगतान कर दिया और इसके बेसिस पे इनकम टैक्स में छूट ले लेते हैं। और जबकि इस बात की जरूरत है कि जब आपने खर्च नहीं किया तो आपको छूट क्यों मिलनी चाहिए। जो आपने कहा कि ये ईएसआई में, प्रोविडेंट फंड में सरकार ने कर दिया कि अब आप पीपीएफ में जमा करोगे तब आपको छूट दी जाएगी और नहीं जमा करोगे तो नहीं दी जाएगी। तो क्या इसकी व्यवस्था किसानों के लिए भी नहीं होनी चाहिए कि अगर तुम किसान का भुगतान कर देते हो तो छूट ले सकते हो इनकम टैक्स में,
और नहीं भुगतान करते हो तो आपको किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। यही मैं कह रहा हूँ कि ये एक्रूअल बेसिस का अकाउंटिंग सिस्टम तो ठीक है, लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है, जैसे ईएसआई और पीपीएफ है, एक्सेप्शन है, ऐसे ही इस एक्सेप्शन में ये डाल दिया जाए तो ये जो आर्टिफिशियल लॉस है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। किसान पहले ही बहुत बात है परेशान है कि ये लोग एक तरह से जो है आर्टिफिशियल लॉस जो है वो क्लेम करते हैं ताकि उनको सरकार को किसी तरह का भुगतान नहीं करना पड़े। लेकिन एक कानून है कि गन्ना किसानों को 15 दिन में पेमेंट करना होगा, और अगर पेमेंट नहीं किया गया 15 दिनों के अंदर तो उस पर जो है ब्याज देना पड़ेगा। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि वो ब्याज या इंटरेस्ट जो है वो उसका भुगतान क्यों नहीं होता, क्यों? जी, ये किसानों के साथ सरासर अत्याचार है। कोई भी चीज दी जाती है तो उसका पेमेंट तुरंत मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट होना चाहिए नॉर्मल, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। ये तो सरासर किसानों के साथ जाति के ऊपर जाती है कि एक तो पैसा नहीं दे रहे, ऊपर से ब्याज भी नहीं दे रहे, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी रीजनेबल नहीं है, वो भी बढ़ना चाहिए, वो एक अलग इशू है। और इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना चाहिए, ना मिलना इंटरेस्ट भी एक एक्सप्लॉयटेशन है जो बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए सरकार द्वारा, क्योंकि किसानों की हालत देखते हुए, किसानों की अगर रेस्पेक्ट नहीं होगी, उसकी आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी तो देश मजबूत नहीं बनेगा। क्योंकि किसान एक गांव में रहते हैं, गांव एक यूनिट है, वो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक यूनिट है, उसको सेव करना बहुत जरूरी है। और किसान को सेव करना मतलब गांव को सेव करना, गांव को सेव करना मतलब देश को सेव करना। नहीं, मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि अभी अभी की जो स्थिति है उसमें गन्ना मिल जो है, चीनी मिल जो है, मनमानी इसलिए भी करते हैं कि किसान के लिए तय है कि उसको किसी खास मिल को ही अपना जो गन्ना है उसको उसकी आपूर्ति करनी होगी, वो बाहर जाके कहीं नहीं बेच सकता। तो अब जब वन नेशन वन मार्केट की बात हो रही है और कॉर्पोरेट खेती की छूट देने की बात हो रही है, तो गन्ना किसानों को भी इस तरह की छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए कि वो जिस मिल में उनको समय पर पैसा मिले, ज्यादा पैसा मिले, वहां जाकर बेचें? शैलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रेस्ट्रिक्शन जो है कि गन्ना मिल में, इसी गन्ना मिल में 7.5 किलोमीटर के लोग देंगे, ये तब पोजीशन है जब गन्ना मिल को गन्ना नहीं मिल पा रहा है। अभी जब सरप्लस मिल रहा है तो ये बेईमानी है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अगर वो दूसरी मिल में देना चाहे तो देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ दूसरी स्टेट में भी देर के गन्ना डाल के उन्हें पैसा ज्यादा मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, तो उन्हें देना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि ये अभी एग्रीकल्चर स्टेट मैटर है और ये उसमें आता है, तो जब तक ये हमारा ये एग्रीकल्चर कॉन्क्रीट लिस्ट में नहीं आएगा तो ये समस्या रहेगी। सपोज हरियाणा कहता है कि हम नहीं लेंगे, आने देंगे, कानून इस तरह से बनाते हैं, इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो कॉन्क्रीट लिस्ट का मतलब होता है तो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। जो आइटम कॉन्क्रीट सेंटर में है वो तो सेंटर ही काम करती है, स्टेट है स्टेट करती है। कॉन्क्रीट लिस्ट वो है जिसमें दोनों काम करते हैं मिलकर, जैसे एजुकेशन। अब इसको अगर एग्रीकल्चर को हम कॉन्क्रीट लिस्ट में डालेंगे तो ये होगा सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टेट लॉ इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपस में विरोधाभास है प्रदेश के कानून में और सेंटर के कानून में, तो सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा। जैसे इस केस में शुगर मिल कहती है कि ये रेस्ट्रिक्शन है, आप और ज्यादा बेच नहीं सकते, सेंटर में कानून हमें बताया गया है वन इज नेशन वन मार्केट, तो इसको ये बेईमानी हो जाता है। इसको क्लियरिटी होनी चाहिए, और वो क्लियरिटी मेरे ख्याल से जब ही आएगी जब ये कॉन्क्रीट लिस्ट में आइटम आ जाएगा। ये जाहिर सी बात है कि इसको केंद्र को कानून में बदलाव करना पड़ेगा, और वो 3 जो उन्होंने बदलाव किए हैं जिसको लेकर के हरियाणा, पंजाब में काफी विरोध भी हो रहा है, पर तब भी सरकार ये कह रही है कि ये किसानों के हित में है, इसको हम लागू करेंगे। और किसान जो है वो मान रहे हैं कि मंडी के बाहर बेचने की अनुमति देने से जो है वो उनका नुकसान होगा। बहरहाल चीनी मिल के जो मालिक हैं वो भी ये कहते हैं कि उनका घाटा हो रहा है, और क्योंकि वो उनके लिए जो जिस कीमत पर वो चीनी बेच रहे हैं वो उनको फायदा देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या चीनी मिलों के पास ये जो जो गन्ना है उसका सिर्फ एक ही उपयोग है, या उसके कई उपयोग हैं? चीनी मिल जो है उससे उससे दूसरे सारे उपयोग करके भी पैसे कमाते हैं या कमा सकते हैं?
शैलेश जी, हम आर्थिक दौर में बहुत ही तंगी के दौर में चल रहे हैं, कोरोना की वजह से नहीं, वैसे भी हमें इस स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम और बड़ी चीजें कर रहे हैं, उससे पहले हमें देश में ये करना चाहिए, गन्ना मिल किसानों को कि राहत देने के लिए कि एक्रुअल सिस्टम पे एक अलाउ होना चाहिए। जब तक ये लेट करते हैं, उसमें 15-25 जब ये पेमेंट गन्ना डाल देते हैं, तो उसका रिकॉर्ड देख के बैंक से गवर्नमेंट को करना चाहिए कि 25% किसान को तुरंत भुगतान कर दिया जाए उसी दिन, और वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। उसका तो गन्ना पड़ा ही हुआ है मिल मालिक के पास, और जो लेट होता है उसमें इंटरेस्ट। अब आते हैं हम इस बात पे कि हम इस चीज को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में बहुत स्कोप है और हमें बहुत इस पे काम करना पड़ेगा। हम जिस स्थिति में उससे निकलने के लिए हमें बहुत मजबूत कदम लेने पड़ेंगे जो पॉसिबल है। उसके पॉसिबल कदम ये हैं कि इसमें ये देखने मैं आपको बता दूं कि जो शुगर केन की इंडस्ट्री है, इसमें जब हम गन्ना को पेलते हैं तो उसमें खोई निकलती है। खोई जो उसका लुक भी वो होती है, जो सूखा बचता है, वो उसमें काम आता है बोर्ड बनाने में और इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रिसिटी और बोर्ड बनाने में कंपलसरी होना चाहिए। जैसे ये जो आजकल ये धान का जो है, उसको भी उसमें लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो मोलिसेस होता है उससे इथेनॉल बनता है और फिर उससे शुगर बनती है। इसके अलावा हम शुगर से के जूस से ये रम और बकाडी वगैरह भी बनाते हैं। यदि हमारा मैं आप खोई का इस्तेमाल हो सकता है, नंबर 1, और बोर्ड बनाने में उसके लिए एनकरेज करना चाहिए सरकार को। जो बोर्ड बनाते हैं उसमें रॉ मटेरियल खोई का लिया जाए। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको भी गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना चाहिए, तो वो एक प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल हो जाएगा। नंबर 3, मोलेसेस होता है इसका बाई प्रोडक्ट, उससे इथेनॉल निकलता है। इथेनॉल जो है, इथेनॉल में पोटेंशियल है कि उसमें हम पेट्रोल में मिला सकते हैं, करीब 22% के करीब मिला सकते हैं। अभी 5% मिला रहे हैं, 17% का स्कोप है। इससे फायदा ये होगा कि हम अपनी नॉलेज को वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा अगर इथेनॉल 22% होने लगता है तो रफली 20% के करीब इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें पॉल्यूशन भी कम होता है इससे, इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने से। तो तीसरी चीज, इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। चौथी चीज, ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है हमारा काम ट्रांसपोर्ट का। अब सवाल ये है कि ये कैसे हो, शैलेश जी? जाहिर सी बात है इसका कि ये हो कैसे, यही तो महत्वपूर्ण बात है। और वो बहुत सारे मिले जो है, मैं इसमें ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बिजली तो बना रहे हैं, और अक्सर वो ये कहते हैं कि सरकार जो है, हम जो उनको सरप्लस बिजली सप्लाई करते हैं उसकी कीमत नहीं देती है। बकाया का एक कारण ये भी बताते हैं। कुछ और भी कारण वो कहते हैं कि बफर स्टॉक रखने के लिए जो सब्सिडी मिलती है उसका भुगतान नहीं होता है। ये मामले हैं। लेकिन कोई भी मिल जो है इस बात को लेकर आगे नहीं आता कि कितनी बिजली बना सकते हैं, क्या वो पूरी क्षमता से बिजली बना रहे हैं, क्या जो एथेनॉल है उसका पूरा इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल यह है कि इन खर्चों को, इस आमदनी को किस तरह से मिलों की आमदनी में जोड़ा जाए, और किस तरह से जो है वो जो ये कहते हैं कि गन्ना जैसे कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वन प्रोडक्ट, मतलब गन्ने से सिर्फ चीनी, बाकी चीजें वो भूल जाते हैं। तो उसको हम कैसे लागू करें, ये बड़ा सवाल है। शैलेश जी, इसके लिए तरकीब ये है कि इथेनॉल बनाने के लिए हम जैसे मैंने बताया कि मोलिसस के बाई प्रोडक्ट में इथेनॉल निकलता है। इथेनॉल से करीब 20% के करीब हम उसमें मिक्सिंग करके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं, और उसको पॉल्यूशन फ्री भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। नहीं, कैसे हो? उसके लिए कैसे हो, उसकी तरकीब मैं बताता हूँ। जब शुगर इंडस्ट्रीज को जैसे बिजली बना रही है, तो वो बिजली बनाने वाले यूनिट को 100% उसकी इनकम को 100% एग्जम्पशन इनकम का देना चाहिए। टैक्स नहीं लगना चाहिए, एग्जम्प्ट होना चाहिए। जैसे हाउसिंग में एग्जम्पशन रहा है, एक्सपोर्ट में एग्जम्पशन रहा है, इस तरह से इनमें एग्जम्पशन होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो इंडस्ट्री लगती है तो उसको 100 पहली साल में जब एस्टेब्लिश होती है तो 100% डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। नंबर 3, अगर हम उसमें से शराब बना रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
उस एक्सपोर्ट पे भी 100% एग्जम्पशन मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डोमेस्टिक मार्केट में शराब पे वो हम इंसेंटिव दे रहे हैं। मैं एक्सपोर्ट की जो यूनिट ये बनाते हैं बाई प्रोडक्ट में राम बकाडी वगैरह, वो सस्ते दाम पे जाए तो वर्ल्ड में compete कर पाएगी। जब हम इस पे जब हम आने वाली जो स्प्रिट है बकाडी वगैरह है उस पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दें, अपनी एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दें और टैक्स पे एग्जम्पशन दें, तो किसान को बहुत बड़ा मार्जिन बन जाएगा जिससे वो वर्ल्ड में कंपटीशन में आ सकता है। और जब वो वर्ल्ड के कंपटीशन में आएगा तो वो मांगा मांगा फिरेगा कि भाई तुम एडवांस में पैसे देगा कि आप गन्ना पैदा करिए और हमें दीजिए, एडवांस में हम पेमेंट कर रहे हैं, पार्ट पेमेंट। जो बात की पेमेंट की समस्या ही खत्म हो जाएगी, एक्रूअल सिस्टम और कॉस्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। उनको 100% एग्जम्पशन होना चाहिए और 100% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में नई यूनिट डालते हैं तो मिलने लगेगा। तो ये चीज अपने आप बिजनेसमैन उठा लेगा। जब बिजनेसमैन को फायदा होगा तो वो दौड़ के किसानों को टाइम पे पैसे देगा और ये किसान की बार्गेन हो जाएगी, मैं किसको दूं और कब दूं। और जब ये हो जाएगा, सपोज हिमाचल की इंडस्ट्री है और वो मांगती है तो हिमाचल अच्छा दाम देती है तो कोई ले जाओ तुम हमारे खेत से, हमसे ज्यादा की कीमत दे रहे हो तो ले लेकिन जाओ। सवाल ये उठता है कि जो एथेनॉल बनाने पे कोई रोक नहीं है, एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की छूट सरकार दे चुकी है, तो मिलें जो है या तो इनिशिएटिव नहीं लेते या ये इनिशिएटिव लेके इस काम को कर रहे हैं और उसके इनकम को छिपा रहे हैं, ये भी तो सवाल उठता है ना। नहीं, इनकम को छुपाने नहीं, देखिए इनकम को छुपाने की बात जब होती है, अगर आप टैक्स फ्री कर देते हैं तो वो इनकम इधर उधर की भी दिखा के उसमें अधिक से अधिक प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है उसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब टैक्स बचाने के लिए चोरी करते हैं, लेकिन जब एग्जम्पशन हो गया तो अधिक इनकम दिखाते हैं जिससे कि उन पर टैक्स ना लगे। 100 रुपए पे 40 के करीब कॉर्पोरेट को टैक्स लग जाता है। अगर वो नहीं लग रहा है तो वो चोरी करेगा ही नहीं। अब सवाल ये होगा कि आप ये कहेंगे कि भाई टैक्स बेस कम हो जाएगा, फॉर द टाइम बिंग ये लगता है कि टैक्स बेस कम हो जाएगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ जाता है इस इंडस्ट्रीज के बनने से, डाइवर्सिफिकेशन से, कार्डबोर्ड की, बिजली की इंडस्ट्री और मोलेज इसके इथेनॉल की और स्पिरिट की इंडस्ट्री बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, किसानों को अधिक कीमत मिलेगी, घर पे आके मिलेगी, जॉब मिलेगा। जब जॉब मिलता है तो जॉब में टीडीएस ऑटोमेटिकली कटता है एम्प्लॉयमेंट एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद। मतलब तो मुझे जो आप कह रहे हैं उससे ये दिखाई देता है कि भले ही इनकम टैक्स कम हो जाएगा लेकिन परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो जीएसटी बढ़ जाएगा, तो जीएसटी जो इनकम टैक्स से हो रहा है उससे शायद ज्यादा इनकम जो है जीएसटी से होने लगेगा। जीएसटी से होने लगेगा। दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयज पे टीडीएस कटता है, बिल्कुल। एम्प्लॉय पे टीडीएस कटता है। तो अगर हमने एम्प्लॉयमेंट 1000 गुना बढ़ा दिया, 100 गुना बढ़ा दिया, तो हमने टैक्स बेस 100 में बढ़ा दिया। इसको एकदम देने के बाद भी हम बहुत ज्यादा टैक्स का बेस बढ़ जाएगा हमारा, उस तरफ सोचना चाहिए। हमारा इंपोर्ट हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, हम इथेनॉल भेजेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल वो कम हो जाएगा। उन चीजों को करने के लिए हमें चाइना से जैसे और या किसी देशों से चैलेंज मिलता है, उस चैलेंज को कम करने के लिए हमें एक नई बहुत वार लेवल पे सरकार को काम करना चाहिए। ये कर ले सकते हैं तो बहुत बड़ी सपोर्ट है सरकार को। इनको ये समझाया जाए तो ये सब समझ जाएंगे और होशियार लोग बैठे हुए हैं सब अंदर, तो इनको एक नया रास्ता बताया जाए तो ये सब लोग करेंगे और हो ये पॉसिबल है और बहुत पॉसिबल है, इसको करना चाहिए। और इसमें एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है हमारी, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, हमारा इंडस्ट्री भी बढ़ती है, हमारा बिजनेसमैन भी खुशहाल होता है और हमारा चलिए, जो आप किसान भी कह रहे हैं उससे दो बातें मेरी समझ में आ रही हैं। पहली चीज तो ये है कि एक्यूरल बेसिस पर यानी कि अनुमान के आधार पर खर्च और उसके आधार पर इनकम टैक्स में छूट लेने की व्यवस्था को किसी न किसी तरह से खत्म किया जाए या नियंत्रित किया जाए। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं उस पर इनकम टैक्स में एग्जम्पशन हो, कई तरह की छूट दी जाए। एथेनॉल बना रहे हैं तो उस पर छूट मिले, अगर खोई से कागज बना रहे हैं या बिजली बना रहे हैं तो उस पर छूट मिले। तो जाहिर सी बात है ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार इसकी तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि ये साल दर साल का जो झगड़ा है वो ऐसे खत्म नहीं हो सकता। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि इस पूरे दौर में जब सरकार ने मंडी कानून को बदल दिया है और ये कह दिया है कि किसान अपना सामान कहीं भी बेच सकता है, किसान उससे सहमत नहीं है, उनको लग रहा है कि जो एमएसपी है वो घट जाएगा या एमएसपी की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी।
एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी खत को भी जो है वो उससे कई चीजों को निकाल दिया गया है। उससे लोगों को लग रहा है कि होर्डिंग की शुरुआत हो सकती है। तो और कॉर्पोरेट खेती की शुरुआत की बात की गई है। तो ये कॉर्पोरेट खेती एक तरह से जो चीनी मिल के किसान है वो कॉर्पोरेट खेती ही करते हैं। मिलों के संघ है, किसानों के संघ है, और संघ उनके जो संघ है उनका मिलों के साथ एग्रीमेंट होता है, उसके बाद भी पेमेंट नहीं मिलता है। इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि अगर सरकार को एक उदाहरण या नजीर पेश करना है तो उनको ये जो कॉर्पोरेट खेती एक तरह की चल रही है हमारे यहाँ, उसको पहले दुरुस्त करना चाहिए, यानी गन्ना किसानों की समस्याओं को दुरुस्त करना चाहिए, तो शायद बाकी चीजों के लिए जो है किसान कन्विंस हो जाएंगे। शैलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें यह है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सिर्फ दो चीजों, अपनी मिल तक कन्फाइंड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनको अच्छे बीज मुहैया कराने चाहिए, सरकार को कराए या मिल कराए जो उनसे गन्ने ले रही है, अच्छा मिल रहा है, और अच्छी उसको कीमत मिलनी चाहिए। वो जब अच्छी कीमत मिलेगी, जैसे मैंने बताया कि जो भी इंडस्ट्री जो डाइवर्सिफिकेशन है, शुगर के अलावा इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, बोर्ड बना रहे हैं, या इथेनॉल बना रहे हैं जो एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो तभी होगा जब ये इसमें 100% इनको जो इनकम होती है उससे टैक्स फ्री हो जाए। जब टैक्स फ्री हो जाएगी तो उसको 100 रुपए मिलने पे 100 रुपए बच गए। अब 100 रुपए मिलने पे उसे कितना 40 टैक्स देना पड़ेगा। तो अपने आप ही वो 100 रुपए की क्वांटिटी को बढ़ाएगा और अधिक से अधिक दिखाएगा। एक्सपोर्ट ये चीज होने से देश की बहुत प्रोग्रेस होगी। इसको बैठ के करना पड़ेगा, तभी हम चाइना जैसे देशों से मुकाबला कर सकते हैं। जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी हम इज्जत से खड़े हो सकते हैं, अदरवाइज हम दुनिया के समाज में इज्जत से खड़े नहीं हो सकते। और इस तरह से जब ही खड़े हो सकते हैं जब गांव मजबूत होंगे, गांव मजबूत जब होंगे जब किसान मजबूत होंगे। शरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और जहां तक मैं समझ पाया, हमने बीच में बात की कि एक तो जो ये एक्यूरल सिस्टम है जिसमें कि बिना भुगतान किए ही भुगतान मान लिया जाता है और उस पर टैक्स की छूट ले ली जाती है, उसको खत्म हो किया जाए। और दूसरी तरफ जो है ऐसी चीजों पे इंसेंटिव दिया जाए, इनकम टैक्स में छूट दिया जाए, जिससे कि मिलों की आमदनी वास्तव में बढ़ती है, जैसे इथेनॉल पर, जैसे खोई पर, या उसके जितने बाई प्रोडक्ट हैं उन पर दिया जाए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और चलते चलते मैं सिर्फ बहुत संक्षेप में कहूंगा कि इस पूरी समस्या को, गन्ना किसानों की समस्या को खत्म करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसमें हमारे जो किसान नेता हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको जो पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, उसमें उनका इफेक्टिव रोल होना चाहिए। इफेक्टिव मींस उनका बात सुनी जाए और समझी जाए और करी जाए, और वहां पे सबको बैठना चाहिए, सब लोग, और किसी का हक किसी को नहीं मारना चाहिए, और सबको बराबर हक मिलना चाहिए। और वो हक सबको जब भी मिलेगा जब ओवरऑल प्रोग्रेस होगी। ओवर प्रोग्रेस जब भी होगी जब हम ऊपर वाली बातें करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की। और मैं समझता हूं कि सरकार इस तरफ सोचने की कोशिश करेगी, सोचने की कोशिश क्या, बहुत जल्दी कदम उठाएगी, ताकि ये जो सालों साल से समस्या चली आ रही है इसका कहीं अंत हो जाए। दर्शकों, इस प्रोग्राम में बस इतना ही। लेकिन हम चलते चलते आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अगर आप हम satyhindi.com से और करीब से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद एक बटन मिलेगा आपको, डिस्क्लेमर का बटन, और उसमें उसको आप दबा दें, और उसमें हम आपको बताएंगे कि आप satyhindi.com की सदस्यता किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आपको मालूम है कि कॉर्पोरेट पत्रकारिता एक अलग रास्ता है, दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो कि सरकार और जो तंत्र है उसके बाहर नहीं निकलना चाहता। उसके बीच से हम आम लोगों की, जनता की, किसानों की समस्याओं को उठाना चाहते हैं, तो उसमें आपका सहयोग जो है महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद शैलन जी, नमस्कार आपको। हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।